काम चल जाएगा, कागज पे अभी शुरू नहीं कीजिए। प्रणाम, जय सिया राम आप सभी को। आइए तो आज के क्लास में हम देखेंगे जहां तक कल पढ़ लिए थे उससे आगे की चीज। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे फ्रांस को जो है सो अपना अधिकार, अपना राइट्स मिला। कल हम इसमें जहां तक देख लिए थे सेलेसिया एपिसोड, कल देख लिए थे सेलेसिया एपिसोड क्या था। कल उसके बाद ये देखे थे कि कैसे वीवर्स को सेलेसिया एपिसोड के माध्यम से राइट मिला। नहीं, जितने भी काम करने वाले वर्कर्स थे, वीवर्स थे, उसको क्या कर दिया गया था, कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था। और दोपहर 2 बजे जुलाई के महीना में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे सब राजा के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिए और फाइनली सेलेसिया एपिसोड के माध्यम से राइट मिला कि लोगों को, मजदूरों को। अब प्रश्न ये उठता है, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के प्रयास से 3 चीज हुआ जो बहुत बड़ा क्रांति साबित हुआ यूरोप के इतिहास में। सबसे पहला चीज ये हुआ, यूरोप के इतिहास में क्रांति साबित होने वाले 3 महान चीज में अगर देखें, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के द्वारा किया गया था क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का निर्माण, यानी राष्ट्रवाद। सबसे पहला चीज अगर हम देखें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि के रूप में अगर हम देखें तो नेशन स्टेट के साथ साथ दूसरा उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, इन्फोर्समेंट किया गया, इन्फोर्समेंट कहिए और इम्प्लीमेंट किया गया। किस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था लाया गया। कितनी बड़ी बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अब राजा मनमानी नहीं कर सकता है, अब राजा अपने अनुसार कोई रूल नहीं चला सकता है। राजा को जनता के बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये एक सकारात्मक कदम था। और तीसरा चीज, फ्रीडम मिला। दो फ्रीडम मिला। किस किस को फ्रीडम मिला? एक तो फ्रीडम मिला प्रेस को, यानी मीडिया को, और दूसरा फ्रीडम मिला एसोसिएशन, यानी व्यक्ति पहले सरकार के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध कोई व्यक्ति अगर संगठन बनाया हुआ पकड़ा जाता तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता। लेकिन अब व्यक्ति संगठन बना सकता है राजा के विरुद्ध आवाज उठाने, और प्रेस को भी, राजा के विरुद्ध भी अखबार में बातें छप सकती है। ये पहली बार राइट मिला, इसके कारण एजुकेटेड मिडिल क्लास के कारण। यहाँ तक हम देख लिए थे और यहाँ के आगे हम आज की क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि कैसे लोगों को अधिकार मिला और क्रांति कैसे हुई। अब देखिए, यहाँ के बाद हम जानते हैं 831 लोग, 831 रिप्रेजेंटेटिव, जर्मन में एक पार्लियामेंट था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर 831 कार्यकर्ता आगे बढ़े और 831 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के आवाज उठाए कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको राइट मिलना चाहिए। किसके लिए राइट मिलना चाहिए? हम भी कॉमन पीपल हैं, जैसे बड़े बड़े लोगों को राइट मिलता है, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। और लोगों के संगठन में, लोगों के एकता में इतना ज्यादा शक्ति देखने को मिला, इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिला कि फाइनली लोगों को राइट मिला। और राजा जो था वहां का, उस राजा का नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। राजा को हटा दिया गया, राजा को गद्दी से हटा दिया गया और राजा को कहा कि आप गद्दी पर रहिए, लेकिन आप मनमानी जैसे पहले करते थे वैसे आप अब नहीं कर सकते। अब हुआ क्या देखिए, इसका परिणाम क्या मिला कि राजा को क्राउन ऑफर किया गया, लेकिन राजा केवल नाम का राजा, राजा ने क्राउन को ठुकरा दिया। कहा हम गोली मारते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा क्राउन, हमें नहीं चाहिए ऐसा मुकुट, केवल मुकुट पहना दिया जाए और पावर हमारे पास ना होकर के किसी और व्यक्ति के हाथ में पावर। राजा ने उस चीज को ठुकरा दिया। जब राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जब राजा उस चीज को ठुकरा दिया तो जनता हो गया एकजुट और जनता ने मिलकर के आवाज उठाया। राजा मुकुट को भी ठुकरा देता है, कहता हम नहीं बनेंगे राजा। और उसके बाद फिर जनता की आवाज एकजुट होती है, जनता का संगठन, भयंकर जनता का एकजुटता देखने को मिलता है। एकजुट रहते हैं सारे जनता, 831 जनता, जितने भी जनता रहते हैं, सारा जनता का पहली बार फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर, जर्मनी की ओर एकजुटता देखने को मिलता है। अंत में अब क्या करता है,
मिलिट्री शासन व्यवस्था लगा देता है और वहीं पर पूरे यूरोप में मिलिट्री शासन व्यवस्था आ जाता है, यानी कि राजा की व्यवस्था चलना बंद हो जाता है। तो जब राजा सोचता है हम नहीं कुछ कर पाएंगे, मिलिट्री शासन व्यवस्था से जनता को कमजोर करने की, जनता को रोकने की कोशिश करते हैं, आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जनता का आवाज दबता नहीं है। फाइनली राइट यहाँ भी नहीं मिलता है, लेकिन जनता का एकजुटता यहाँ जबरदस्त देखने को मिलता है। अब कई बार प्रश्न पूछ देता है कि महिला का क्या योगदान है इस रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, क्रांति के काल में महिला का क्या योगदान है। तो महिला के योगदान के बारे में अगर बात करें तो महिला बैठ सकती थी, भाग ले सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, मतलब सभा में बैठने का अधिकार था, भाग लेने का अधिकार था, लेकिन महिला को अपना विचार देने का अधिकार नहीं था। यानी सब कुछ महिला करेगी, बैठेगी, आएगी, व्यवस्था करेगी, सब कुछ, लेकिन अपना विचार महिला रख नहीं सकती थी। यानी महिला को फ्रीडम, अपने बात को रखने का फ्रीडम नहीं था, अपने बात को रखने की आजादी महिला को नहीं था। तो क्या बोली, ये महिला को रियल राइट मिला? नहीं मिला ना। केवल शामिल होने से उसको तो राइट नहीं कहा जाएगा, यानी केवल मूर्ति के रूप में महिला को बना करके रखा गया था उस संसद में, उस भवन में जहां डिबेट चलता था। एक मूर्ति के रूप में, सजीव मूर्ति, जीवित थी और जीवित होकर के मूर्ति की तरह केवल टुक टुक देखते रहती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। अब आगे क्या हुआ देखिए, अब आगे बहुत जबरदस्त घटना, इस घटना को हम देखें। जब कोई देश किसी देश को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, सप्रेस करने की कोशिश करेगा, कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति, तब क्रांति होगा ही, तब क्रांति होगा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जब किसी से अधिकार छीनेगा तो युद्ध होगा ही होगा, कि नहीं होगा? आज देखिए युद्ध क्यों चल रहा है। आज अगर पूरे देश में देखें, आज अमेरिका में और ईरान में वार जो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान पर जो है सोच रहा है कि ईरान के तेल पर हमारा कब्जा हो जाए, अब पूरा दुनिया हमसे तेल खरीदे, इसके कारण युद्ध चल रहा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा, युद्ध होगा ही होगा। कोई आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा तो क्या आप अपने अधिकार के लिए लड़िएगा नहीं, आवाज उठाइएगा, तब युद्ध होगा। ये एकदम फिक्स है, नियम है हिस्ट्री का। जब भी कभी भी किसी गांव में, किसी देश में, किसी स्टेट में कोई व्यक्ति अगर किसी के अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा, तो युद्ध होगा ही होगा। सेम ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग, जो कंजर्वेटिव को मानते हैं, संकीर्णवादी विचारधारा के लोग क्या चाहते थे? संकीर्णवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि मोनार्की लंबे समय तक बने रहे, मोनार्की खत्म नहीं हो। लेकिन लिबरल विचारधारा के जो 1848 में एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जिन्होंने क्रांति उठाना शुरू किया, उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, कंजर्वेटिव कुछ भी हो जाए, हम बदलाव ला कर रहेंगे। मोनार्की सिस्टम हमारे लिए किसी भी हद से सही नहीं है, बहुत अत्याचार हो गया, अब नहीं सहेंगे। अपनी खोई हुई उस आजादी को, अपने खोए हुए उस अधिकार को प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो कुछ करना पड़े, चाहे इसके लिए जो स्टेप लेना पड़े, जो कदम उठाना पड़े, हम पा करके ही रहेंगे। अब यहाँ पर होता है क्या देखिए, 1815 में एक युद्ध हुआ था, जिसको आपको याद होगा, हम बताए थे, बैटल ऑफ वाटरलू का युद्ध हुआ था। और वाटरलू के युद्ध में हमने क्या देखा, वाटरलू के युद्ध के बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी हुआ, समझौता हुआ। नहीं, वाटरलू के युद्ध के बाद क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस। ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षता कौन की है? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख, ये हम जानते हैं। अब इसमें निर्णय क्या लिया गया, देखिए यहाँ पर निर्णय ये लिया गया कि प्रशिया के अंदर आ गया जर्मनी। प्रशिया के अंदर क्या आ गया? जर्मनी। यानी जर्मनी पर किसका कंट्रोल हो गया? प्रशिया का। तो जर्मनी हो गया बच्चा और प्रशिया हो गया गार्जियन। जर्मनी हो गया बच्चा, दिया पुता, ठीक, और प्रशिया हो गया गार्जियन। अब बच्चा का मेंटेनेंस कैसे हो, भोजन कैसे हो, स्कूल जाकर बच्चा पढ़ेगा कैसे, होमवर्क कैसे करेगा, उसका खाना पीना कैसे होगा, शरीर उसका ठीक है कि नहीं, ये सब जिम्मेदारी किसका होता है? माता पिता का होता है। तो जर्मनी का भला कैसे हो, कल्याण किसका हो? क्योंकि जर्मनी बन गया बच्चा, जर्मनी बन गया बच्चा, प्रशिया बन गया इसका चचा। क्या बन गया? चाचा। तो ये चाचा बन गया, तो बच्चा का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? चाचा के हाथ में।
अब चाचा जी जिम्मेदार इसके लिए। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहीं पर जर्मनी यूनिफिकेशन की कहानी शुरू होती है और एक व्यक्ति आता है जर्मन के इतिहास में जिसका नाम रहता है ऑटो वन बिस्मार्क। क्या नाम रहता है? ऑटो वन बिस्मार्क। बहुत ही साहसी ओल्ड पर्सनालिटी वाला व्यक्ति रहता है ऑटो वन बिस्मार्क। और ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन यूनिफिकेशन के लिए बात उठाना शुरू करता है कि जर्मन का एकीकरण होना चाहिए, जर्मन यूनिफाइड होना चाहिए। और जर्मन के यूनिफिकेशन के लिए ऑटो वन बिस्मार्क क्या क्या प्रयास किया देखिए। सबसे पहला प्रयास क्या किया, अब जैसे ही मिलिट्री रूप, अब जर्मनी की स्थिति को अगर हम देखें, जर्मन यूनिफिकेशन की घटना को समझते हैं, पूछता है 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन जर्मन यूनिफिकेशन से, नोट्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ बता देते हैं। जर्मन यूनिफिकेशन में पहले तो कुछ दिन तक जर्मनी में सैनिक शासन को जनता ने, सैनिक शासन के मदद से जर्मनी की स्थिति खराब रही। फिर जब सैनिक शासन खत्म हुआ तो भाई प्रश्न ये उठा कि जर्मनी को यूनिफाई करना, और प्रशिया के चीफ मिनिस्टर, चूंकि जर्मनी प्रशिया के अंतर्गत आता था, तो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर बनाया गया ऑटो वन बिस्मार्क। किसको बनाया गया? ऑटो वन बिस्मार्क को बनाया गया। किसको बनाया गया? प्रशिया का चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क को बनाया गया। जब बिस्मार्क को प्रशिया का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो जर्मनी को आर्किटेक्चर, जर्मनी का निर्माण करने का काम अब कौन करे? बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि जर्मनी का निर्माण करने का काम कौन किया? जर्मनी को यूनिफाइड नेशन बनाने का काम किसने किया? बिस्मार्क। और प्रशिया के चीफ मिनिस्टर भी कौन थे? बिस्मार्क। जब वो जर्मनी को एक नेशन बनाने का काम किए तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिया गया। क्या क्या स्टेप्स लिया गया देखिए, कैसे जर्मन यूनिफाइड। जर्मन जो है सो 7 साल तक युद्ध लड़ा। कितने साल तक युद्ध लड़ा? 7 साल, 7 इयर्स बाद। और 7 साल के युद्ध में 3 देशों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इसके विरुद्ध अकेला युद्ध कौन लड़ रहा था? प्रशिया। कौन लड़ रहा था? प्रशिया। 3 देश के विरुद्ध 7 वर्षों तक युद्ध चला। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये 3 देश थे जिसके विरुद्ध 7 ईयर वार चला। इस 7 ईयर वार का रिजल्ट क्या हुआ जानते हैं? 7 ईयर वार में एक एक करके सबको हरा दिया और हरा करके फाइनल का ट्रॉफी कौन ले लिया? बिस्मार्क ले लिया। कौन ले लिया? बिस्मार्क ले लिया। ऑस्ट्रिया को भी हराया, फ्रांस को भी हराया, डेनमार्क को भी हराया और प्रशिया की इस प्रकार से जीत हो गई। और जैसे ही प्रशिया जीत गया तो राजा बना दिया गया। किसको? राजा बना दिया गया विलियम फर्स्ट। किसको बना दिया गया? विलियम फर्स्ट को बना दिया गया राजा। और 1871 में जनवरी 1871 में जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बन गया। क्या बन गया? यूनिफाइड नेशन, यूनिफाइड कंट्री बन गया। तो यही थी जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी। जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी आपको समझ में आए तो कहेगा तो बता सकते हैं। अब जर्मन यूनिफिकेशन जब हम जान लिए तो थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं इटली। ठीक है, चलिएगा घूमने इटली, चलते हम लोग चार्टर से सफर करते हैं इटली। आइए थोड़ा इटली भी घूम लेते हैं, घुमा देते हैं आप लोग। चलिए इटली